आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भी कोई इनकलाबी इस्लाहात लाई जाती हैं तो इख्तलाफात का सामना करना फितरी बात है। सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस के सिलसिले में आज राज्यसभा में जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी तरह की तहरीकों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तहरीकें ज़रूरी हैं। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के गैर मुनक़सिम एतक़ाद का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से ही खेल में तब्दीलियों की इस्लाहात पर कामयाबी से अमल दरामद हो रहा है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि नए ज़रई क़वानीन से मुल्क में छोटे और बहुत छोटे किसानों की बहबूद का रास्ता हमवार होगा। ज़रई क़वानीन का मकसद 12 करोड़ छोटे और बहुत बड़े किसानों की उमंगें पूरी करना है। सरकार की जानिब से शुरू की गई मुख्तलिफ इस्लाहात और स्कीमों को उजागर करते हुए मोदी ने कहा कि 2014 में फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जाने से 90,000 करोड़ रुपए मालियत के दावे निपटाए गए, जिससे मुल्क में छोटे किसानों को फायदा हुआ। लेकिन जरा वो दिन याद कीजिए जब हरित क्रांति की बातें होती थी। हरित क्रांति के समय जो कृषि सुधार हुए, तब भी जो आशंकाएं हुई, जो आंदोलन हुए, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है और ये देखने जैसा है। कृषि सुधार के लिए सख्त फैसले लेने के उस दौर में शास्त्री जी का हाल ये था कि अपने साथियों में से कोई कृषि मंत्री बनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि ऐसा है हाथ जल जाएंगे और किसान नाराज हो जाएंगे तो मेरी तो राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये शास्त्री जी के समय की घटनाएं हैं। और अंत में शास्त्री जी को सी सुब्रमण्यम जी को कृषि मंत्री बनाना पड़ा था और उन्होंने रिफॉर्म्स की बातें की। योजना आयोग ने भी उसका विरोध किया था। मजा देखिए, योजना आयोग ने भी विरोध किया था। वित्त मंत्रालय सहित पूरी कैबिनेट के अंदर भी विरोध का स्वर उठा था। लेकिन देश की भलाई के लिए शास्त्री जी आगे बढ़े और लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं वही उस समय बोलते थे। वो यही कहते हैं, अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस ये कर रही है। सारा चीज जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहां बैंक में अकाउंट में था। सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं को। ये सब कुछ लेफ्ट वाले जो आज भाषा बोलते हैं, वो उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। कृषि सुधारों को छोटे किसानों को बर्बाद करने वाला बताया गया था। देश भर में हजारों प्रदर्शन आयोजित हुए थे, बड़ा मूवमेंट चला था। इसी माहौल में भी लाल बहादुर शास्त्री जी और उसके बाद की सरकार जो करती रही। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने राज्यसभा को बताया कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस न सिर्फ पाकिस्तान की मजमूम कार्रवाइयों को सिर्फ सरहदों तक ही महदूद कर रहे हैं, बल्कि उनका भरपूर जवाब भी दे रहे हैं। वजीर ने ऐवान को यह भी बताया कि 11 राफेल लड़ाका तैयारे मुल्क में पहुंच चुके हैं और इस साल मार्च तक उनकी तादाद 17 हो जाएगी। सिंह ने मजीद कहा कि 2022 लड़ाका तैयारों का पूरा बेड़ा अप्रैल 2022 तक मुल्क पहुंच जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, सुस्ती होने का तो कोई सवाल नहीं है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी फौज ने जिस तरह से अमल किया है, पाकिस्तान की कार्रवाइयों को सिर्फ सरहदों तक ही महदूद कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज, BSF और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज की खिदमत काबिल सिताइश हैं। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सेना ने जिस प्रभावी तरीके से कार्रवाई की है, अथवा इसके पहले भी की है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार आने के बाद ही सेना ने कार्रवाई की, कि अब पाकिस्तान की शरारतों को सीमा तक ही हमारी सेना ने सीमित कर दिया है। सभापति महोदय, सचमुच जिस प्रकार की कार्रवाई हमारी सेना के द्वारा की जाती है, हमारे BSF के द्वारा की जाती है और दूसरी जो हमारे फोर्सेज हैं उनके द्वारा, उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। और जिस प्रकार की कार्रवाई इस समय हो रही है, मैंने कहा कि सीमा तक ही पाकिस्तान की हरकतों को अब सीमित कर दिया है।
हमारी सेना ने, तो उनका तो सचमुच अभिनंदन किया जाना चाहिए। महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक हमारे 11 रफेल यहां पर आ चुके हैं और इसी मार्च तक 17 रफेल भारत की धरती पर होंगे और अप्रैल 2022 तक। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज राजभवन गवर्नमेंट स्कूल में राजभवन अन्नम कैंटीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। उसका असल मकसद राजभवन स्कूल के तलबा के साथ सैनिटेशन, गार्डनिंग और दीगर वर्कर्स को ब्रेकफास्ट मुहैया करना है। गवर्नर के नजरिए के मुताबिक गरीबों को मुफ्त नाश्ता देने के लिए श्री सत्य साई सेवा समिति ऑर्गेनाइजेशन इस कार्य खैर के लिए आगे आई है। इसके अलावा सस्ती दोपहर का खाना और सपर मिल्क भी निहायत वाजबी दाम पर मुहैया करेगी। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि अपने बच्चों को बेहतर अफजाइश के लिए हर माह उनको अपने बच्चों को ग़िज़ा से भरपूर खाना खिलाएं। मुतवाज़िन ग़िज़ा बच्चों को ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के साथ तालीमी नशोनुमा में भी मददगार होगी। इस तकरीब में गवर्नर के शौहर डॉक्टर पी सौंदरराजन भी स्कूल के बच्चों और सैनिटेशन वर्कर्स के साथ नाश्ता किया। गवर्नर और उनके काबिन ने खुद तलबा और वर्कर्स को नाश्ता पेश किया और उनसे बातचीत भी की। Working early in the morning, I used to think they have come from their house early morning, whether they would have had time to cook their food or they would have taken anything for them. So many times I have noticed them when I start my walking in the garden. So I thought along with our students, the poor gardeners and the GHMC workers, as Mr. Ravi, he's in charge, he knows about the problem. So I thought we have to provide breakfast. So first we thought whether we can arrange or we can cook from the arrangements in Raj Bhavan. But when we met Satya Sai Baba Seva Trust, not only here, I am involved in the activities of Seva Trust when I am in Chennai also. When I was a medical student also, I am totally involved in Satya Sai Baba Seva Trust, and I visit the Sundaram every Thursday evening. So I always, Lord, whenever there is natural calamities, they arrange medical camps, and I have participated as a student in those medical camps also, my husband and myself. So I was very fortunate, the Raj Bhavan was very fortunate to meet them. When we were discussing about the implementation of breakfast program, we met them and they offered, we are हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के 50 साल की तकमील मुल्क-गिर सतह पर फातेह और इस जंग के हीरोज़ को तहनीत पेश करते हुए हिंदुस्तानी फौज मुल्क के नौजवानों को दिफाई खिदमत से जोड़ने के लिए एक मनसूबा बनाया है। आज INN से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल RK सिंह, ग्रुप कमांडर, हेडक्वार्टर आंध्रा और तेलंगाना सब एरिया ने कहा कि हमारी फौज 1978 के बाद असरी आलात से लैस होते हुए मुल्क की दिफा की अहम जिम्मेदारियां निभा रही हैं। 11 अक्टूबर को एक बड़े प्रोग्राम में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदुस्तानी अफवाज के अहम ओहदेदारों को तहनीत पेश करी। Feel proud to have received the victory flame today in Hyderabad on behalf of the people. 1971 हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग आज 50 साल मुकम्मल हो गए। 50 साल की याद में आर्टिलरी सेंटर जेम्स से एक बड़ा नेशनल वाइड प्रोग्राम किया जा रहा है। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं RP सिंह साहब, जो इसके कमांडर जनरल हैं, मेजर जनरल हैं। सिंह साहब, ये बताइए 1971 में जो जंग हुआ था, उस जंग का माहौल क्या था और आज 50 साल हो गए, उसके अंदर क्या बदलाव आया है आर्टिलरी मुल्क में और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर और मिलिट्री के अंदर?
1971 का जंग मैं खास करके आजकल के यूथ को और इस कंट्री देश के नौजवानों को बताना चाहता हूँ। एक वाटरशेड मोमेंट था जिसमें देश ने साबित किया पूरी दुनिया को कि हमारा भारत देश महान बनने की शक्ति रखता है, क्योंकि इसी बैटल में बहुत सारे एयरलैंड बैटल कॉन्सेप्ट के को हमारे सैम मानेकशॉ जो कि हमारे चीफ साहब थे, उन्होंने मिलकर के ऐसा बड़ा प्लान बनाया और प्लानिंग के साथ तीनों सर्विसेज इकट्ठा मिलकर के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इतना अच्छा जीत इस देश को दिलाया कि पाकिस्तान की सेना 93,000 ट्रुप्स के साथ उन्होंने 16 दिसंबर को सरेंडर किया। ये हमने नींव डाली थी और 71 की लड़ाई के बाद भारतीय आर्म फोर्सेस जिस तरीके से तरक्की कर रही है, उसके बाद से हमने कभी पीछे नहीं देखा है। दैट्स वाई ये एक वाटरशेड मोमेंट था जो इंडियन आर्म फोर्सेस एक अच्छी ऊंचाई को छूने की अहमियत जो रखती है, वो हमने दर्शाया दुनिया को। और आज की तारीख में आपने नॉर्दर्न बॉर्डर्स में देखा होगा, तेलंगाना के शेर कर्नल संतोष बाबू ने महावीर चक्र पाकर ये सिद्ध कर दिया कि हम। वजीर खजाना टी हरीश राव ने कहा कि पाम ऑयल सीड की काश्त से काश्तकारों को मुनासिब आमदनी होगी। उन्होंने बताया कि जिले में 50,000 एकड़ पर पाम ऑयल सीड्स की काश्त करने का फैसला किया गया है। जिले सिद्दीपेट में जेडपीसी चेयरपर्सन रोजा राधाकृष्णा शर्मा की सरपरस्ती में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि पाम ऑयल की सीड की काश्त के फवायद से मुतालिक प्रिंट मीडिया के साथ साथ मास मीडिया के जरिए भी किसानों को समझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस फसल को काश्त करने वाले किसानों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि पाम ऑयल सीड की फसल की काश्त के साथ साथ रेशम कीड़े की काश्त से काश्तकारों को ज्यादा आमदनी होगी। इन फसलों की काश्त को इलाकाई सतह में मुआयने के लिए आने वाले अवामी नुमाइंदे और किसानों के लिए जिला खम्मम की जानिब से कर्नाटक रियासत में साइंस मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि फसलों को हुए नुकसान और उसकी खामियों को दूर करने के लिए एमपीपीज और जेडपीसीज जिलाई सतह पर फसलों की पेशरफ्त का जायजा लेने की हिदायत दी गई है। इस मीटिंग में मेंबरान असेंबली रसमाई बालाकृष्ण, वी सतीश कुमार, रघुनंदन राव, जिला कलेक्टर वेंकट अमर रेड्डी, मेंबरान पार्लियामेंट जेडपीटीसी और तमाम सरकारी महकमों के जिले अहदेदार शरीक थे। काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कहा कि जमहूरियत में हमलों से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जी सुखेंदर रेड्डी ने मट्टमपल्ली में बीजेपी कायदीन की जानिब से पुलिस पर हमले की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की पर वजीर आला केसीआर के खुलूस पर शक नहीं किया जा सकता। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि अपने वजूद की बका के लिए बीजेपी कायदीन वजीर आला पर तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव मुश्तरका नलगुंडा जिले की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने रवां माह की 10 तारीख को हालिया में मुनक्किद होने वाले इजलास को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत के क़याम के बाद तेलंगाना में फीकस आमदनी बढ़कर 2,25,000 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पंजाब के बाद मुल्क में फसल उगाने वाली दूसरी बड़ी रियासत है। अपोजिशन जमातों को ऐसी सूरत हाल में समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना तरक्की करेगा। చర్యలు తీసుకుంటుంది, దౌర్జన్యాలతోని ఏ పని కాదు. అదే చెప్పాను నేను, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన గాంధీ మార్గంలో అహింసాయుతంగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో జరిగింది కాబట్టి తెలంగాణ సిద్ధించింది. అది గమనించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉన్నది. దౌర్జన్యాలతోనో దీనితోనో దాంతోనో సూటిపూటి మాటలతోనో మాట్లాడితే దాంతో వచ్చేటువంటిది ఏమీ ఉండదు. చట్టం చెప్తుంది, చట్టమే దాని మీద చర్యలు తీసుకుంటుంది. దౌర్జన్యాలతోని ఏ పని కాదు.
అదే చెప్పాను నేను, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన గాంధీ మార్గంలో అహింసాయుతంగా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో జరిగింది కాబట్టి తెలంగాణ సిద్ధించింది. అది గమనించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. रियासत तेलंगाना में कोरोना टीकाकारी मुहिम का दूसरा मरहला जारी है। इस मौके पर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पेटला ब्रिज में वाक़े सिटी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कोरोना का टीका लिया। इस मौके पर सीपी अंजनी कुमार ने कहा कि कोरोना वैक्सीन महफूज है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का मुस्बित रद्दअमल सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि इनके अलावा मुतअद्दिद अफसरों ने भी टीका लगाए। इस तरह से पुलिस एहलकारों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने करीबी वैक्सीन मराकज़ जाकर टीका लें। वादे रहे कि हाल ही में डीजीपी महेंद्र रेड्डी, रचाकुंडा सीपी महेश भगवत और मुतादिद दीगर महकमे पुलिस के एहलकारों को कोरोना के टीके लगाए गए थे। మేడం కొంచెం అడ్జస్ట్ సార్ కొంచెం మేడం మేడం అడ్జస్ట్ కొంచెం ఇంకా ముందుకు జరగమ్మా అమ్మ మేడం మేడం అడ్జస్ట్ థాంక్యూ ఓకే తీసేయమ్మా మేడం థాంక్యూ आज सिटी ट्रेनिंग सेंटर पेटला ब्रिज में दूसरे दिन का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोरोना वायरस के बारे में चल रहा है और आज टर्म के मुताबिक हमारा आज टर्म था और आज हमने भी वैक्सीनेशन लिया। हमारे साथ सिटी पुलिस के सभी सीनियर ऑफिसर्स सभी लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं और फर्स्ट सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि आज बोर्ड ने दरगाह जानुल्लाह शाह और कुकापेट के अराजियात के मसले पर बोर्ड ने फैसला करते हुए कमेटियों की तनसीब का फैसला किया है। मोहम्मद सलीम आज वक्फ बोर्ड के इजलास के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। एक्ट में है तो उसी तरीके से आज मीटिंग रखे थे और उसमें एजेंडास ऐसा कोई पर्टिकुलर इतने एजेंडास बोल के नहीं, उसमें कोकापेट और हमारे जानुल्लाह शाह और जो भी इम्पोर्टेंट थे उसको कैंसलेशन करना बोल के आज डिसीजन लिए और नेक्स्ट मीटिंग एक 8-10 दिन के अंदर रखेंगे। अल्लाह चाहे तो वो मीटिंग में जो है ना पूरे एजेंडास लेके आएंगे। वो एजेंडास में जो है ना दरगाह यूसुफैन का भी है और भी बहुत से चीज़ें हैं, संगारेड्डी का भी है, दीनदार खान है और कायल लैंड्स के भी है, बहुत से चीज़ें हैं और स्टैंडिंग काउंसिल्स के भी है, कुछ कमेटीज़ के भी है, मस्जिद कमेटीज़, ये सब जो है ना उसको एक तरीके से पूरा एजेंडा स्क्रूटनी करके लीगल पहले चेक करके उसके बाद बोर्ड में लाएंगे। बोर्ड में लाने के बाद जो पास होते, जो डिफर होते, जो कैंसिल करते कैंसिल भी करते। तो उसमें ग्रेवयार्ड्स ऑलवेज ग्रेवयार्ड्स रहता, अगर स्टाफ भी कुछ गलती करा है तो उसको भी पनिशमेंट होना पड़ेगा और अल्लाह चाहे तो नेक्स्ट मीटिंग। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने मोटरसाइकिल रैली के साथ उप्पल पहुंचते हुए बीसी तबके की जानिब से मुनक्किद तकरीब को खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीसी तबके की तरक्की के लिए कई स्कीमात को रूबाअमल लाया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि बीसी भवन की तामीर सिर्फ कागजी सतह तक महदूद होकर रह गई है, क्योंकि बीसी भवन की तामीर के लिए फंड्स मंजूर करने के सिलसिले में जो जीओ जारी किया है इसमें 1 रुपया भी मंजूर नहीं किया, जिसकी वजह से बीसी भवन की तामीरी कामों का आगाज ही नहीं हो सका। और इस मौके पर साबिक रुकन असम्बली NVS प्रभाकर और दीगर ने भी खिताब किया और वो भी मौजूद थे। साबिक सदर तेलंगाना कांग्रेस पुन्नाला लक्ष्मయ్య ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम लगाया कि वो किसानों के एहतजाज के मसले को अवाम की नजरों से हटाने के लिए अपने बेटे की KT रामाराव को वजीर आला बनाने की साजिश करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की खुशी हासिल करने के लिए ड्रामा रचा रहे हैं। क्या बात किया, कभी कभी आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने, कभी कभी लीक्स एंड नोट्स देते हैं मीडिया वालों को, और कल TRS पार्टी का मीटिंग में जो बोले हैं वो बाहर आया है, वो तो लाइव तो नहीं रखे हैं,
वो तो है, ठीक है, मगर कभी कभी पब्लिक मीटिंग में, इलेक्शन में पब्लिक मीटिंग में बात करता, इससे ज़्यादा लोगों को मिलता नहीं, लोगों से बात करता नहीं, लोगों को मिलने के मौका देता नहीं। वो भी अभी 7 साल में लोगों को मालूम हो गया। मगर कल का स्टेटमेंट इज अ वेरी स्ट्रेंज, बहुत दुख की बात है, शर्म की बात है। ये क्या है? सीएम पोस्ट वो उनका। सीनियर कांग्रेसी कायदे और रुकन कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को मुतमना किया कि वह दस्तूरी ओहदों की तौहीन से गुरेज करें और अपने किए गए रिमार्क्स पर फिल्फ और गैर मशरूत माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के वर्किंग सदर और मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ओहदे की तौहीन करके वह तेलंगाना के अवाम की तौहीन किए हैं। पीर के रोज रेवंत रेड्डी ने जिले महबूब नगर के दौरे के मौके पर मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव ही तेलंगाना की अवाम के दाएं पैर की जूती के बराबर हैं। चीफ मिनिस्टर के ओहदे को चप्पल के बराबर कहने वाले के चंद्रशेखर राव ओहदे के लिए नाअहल हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से फौरी इस्तीफा देने का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर के ओहदे का सैंडल से मुआवजा करने के चंद्रशेखर राव के तकब्बुर का सबूत है। अभी పిండి సంచుల ధర పెరిగింది, అదే కాకుండా ఇంకా ఏమైనా సాయంత్రం దావత్ చేస్తాడా? అయితే మరి అంతకుముందు 60 రూపాయలు ఉన్నది, ఇప్పుడు 160 రూపాయలు। वजीर बल्दी नज्म और नस्क KT रामाराव ने सिरसिल्ला का दौरा करते हुए रैतो वेदिका का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हर जिले में रैतो वेदिका का क़याम अमल में लाते हुए किसानों के एक मुकाम पर बैठने के अलावा कई एक सहूलतें फराहम कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस कायदीन से सवाल किया, क्या उनकी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है? क्या किसानों को रैतो बीमा की सहूलत दी जा रही है? उन्होंने बताया कि कोरोना वबा के दौरान मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां किसानों से अनाज की खरीदी के इक़दाम किए गए और किसानों को कई एक सहूलतें फराहम की गईं। KT रामाराव ने बीजेपी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि सिर्फ सिर पर शमला बांध लेने से किसानों की तरक्की नहीं हो जाती, इसके लिए काम करना पड़ता है जो TRS हुकूमत कर रही है। इस तकरीब को नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार ने भी खिताब किया। ఘనత కూడా కేసీఆర్ గారికి దక్కిందన్న మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఈ టర్మ్ లో కూడా 25,000 రూపాయల వరకు ఉన్న రుణాలన్నింటినీ ఇప్పటికే మాఫీ చేయడం జరిగింది। మిగతాయి కూడా దఫాలుగా చేయడం జరుగుతుంది। తప్పకుండా అది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి మనసులో ఉన్నది। రైతులకు ఎంత చేసినా తక్కువనే అనే ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారి మనసులో ఉందనే మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా। ఇగో మీరు అక్కడ చూస్తే हैदराबाद सिटी कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने तेलंगाना हुकूमत से मांग की है कि 2020-21 के बजट में माइनॉरिटीज़ वेलफेयर के लिए मुख्तस किए गए फंड को फौरी जारी करे। उन्होंने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि हुकूमत ने मुख्तलिफ स्कीमात के लिए 1344.77 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। ताहम अभी तक बजट रिलीज ऑर्डर 908 करोड़ और 41 लाख रुपए के ही जारी किए गए हैं। गुज़िश्ता 10 महीनों से फंड जारी नहीं किए गए, जिससे लाखों तलबा मुतासिर हैं। समीर वलीउल्लाह ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मांग की कि वो महकमे फिनांस को हिदायत दें कि वो माइनॉरिटीज़ के लिए मुख्तस किए गए बजट की बकाया रकम फौरी जारी करें और इसको यकीनी बनाएं कि इस साल जो रकम खर्च नहीं की जा रही है उसे अगले साल के बजट में शामिल ना किया जाए बल्कि इसी साल जारी कर दिया जाए। कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स एडर्सल कमीशन ने पंजागुट्टा सेंट्रल मॉल को पेपर बैग के लिए एक ग्राहक से 10 रुपए चार्ज करने पर 15,000 रुपए अदा करने का हुक्म दिया। कमीशन से वी बेजाम नामी एक ग्राहक ने शिकायत की कि उसने इस माल से 1400 रुपए की एक शर्ट खरीदी थी। माल के मुलाजिम ने इस शर्ट को एक पेपर बैग में डाल कर दिया जिस पर माल का लोगो भी था और इस बैग के लिए इससे 10 रुपए भी लिए गए। बिजाम ने कमीशन से अपनी शिकायत में कहा कि माल अपने सार्फिन को उनके एडवर्टाइजमेंट एजेंट से की तरह 10 रुपए का बैग देकर इस्तेमाल कर रहा है और अपनी पब्लिसिटी करवा रहा है। ग्राहक को बिल बनाते वक्त या बिल बनाने के बाद बैग की कीमत के बारे में बताना गैर मुनसिफाना है, उसने कहा, जिस पर कमीशन ने 15,000 रुपए का जुर्माना किया।
आंध्र प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लेने वाली वॉलंटियर की मौत हो गई, जिसकी शनाख्त 28 साल पी ललिता की हैसियत से हुई है। उसने गुज़िश्ता हफ्ते 8 दीगर अफराद के साथ कोरोना का टीका लिया था। इसके बाद से वो बुखार में मुब्तला थी। इतवार के रोज उसकी मौत हो गई। ललिता के घर वालों का इल्जाम है कि उनकी लड़की वैक्सीन लेने की वजह से फौत हो गई है। जिले श्रीकाकुलम के पलासा मंडल रेंटीकोटा गांव से ताल्लुक रखने वाली ललिता के साथ 8 दीगर वॉलंटियर्स वीआरओ प्रसाद ने टीका लिया था। तब से इन तमाम को हल्के बुखार और सर दर्द की अलामत देखने में आई हैं और ये तमाम फौरी अस्पताल से रुजू हो गए। लेकिन ललिता को ये अलामत शदीद थी। इसके बावजूद वो घर में ही रहकर दवाई ले रही थी। लेकिन ललिता को 8 साल का लड़का है। मुकामी तहसीलदार और मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि मौत की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकेगी। हैदराबाद में आमलेट के लिए हुए झगड़े में एक शख्स की जान चली गई। लंगर हाउस इलाके का रहने वाला विकास कल अपने दोस्त के साथ पीरजादी गुड़ा के एक बार शॉप पहुंचा। उन्होंने परमिट रूम में बैठकर मैनोशी की और आमलेट का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत 60 रुपये बताई गई, जिस पर वो बरहम हो गया। उसका दुकानदार से झगड़ा हुआ। दुकानदार ने दीगर मुलाजिमीन के साथ मिलकर विकास की पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में उसकी मौत वाक़ई हो गई। तेलंगाना के जगत्याल जिले और शहर में आज से पेट्रोल हासिल करने वालों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर ने तमाम पेट्रोल पंप्स को हिदायत दी है कि वो 8 फरवरी से हेलमेट के बगैर आने वाले गाड़ियों को पेट्रोल न भरें और नाबालिग बच्चों को भी पेट्रोल न भरने की हिदायत दी गई है। जिसके पेश नज़र आज शहर के तमाम पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल के नारे के साथ फ्लेक्सी बैनर लगाए गए हैं और हेलमेट पहनकर आने वालों को ही पेट्रोल दिया जा रहा है। खम्मम जिले के कुइजर मंडल के बोदिया तांडे में हफ्ते को इक़दाम खुदकशी करने वाले डिप्टी सरपंच और उसकी बीवी आज सुबह इंतकाल कर गए। मुतवफ़ी की शनाख्त की 31 साला वी बाबूराव और इसकी बीवी 26 साला रंगम्मा की हैसियत से हुई है। माशी परेशानियों से तंग आकर इन दोनों ने अपने 2 बच्चों के साथ जहर पी लिया था। बाबू माशी परेशानी की वजह से जहनी तनाव का शिकार हो गया था। उसके पड़ोसियों ने इस फैमिली को खम्मम के दवाखाने में बगैर इलाज मुंतकिल किया था। मियाँ बीवी दोनों का आज सुबह इंतकाल हो गया, जबकि इनके 5 साल से कम उम्र के दोनों बच्चे अभी जेर इलाज हैं। पुलिस ने बताया कि इस फैमिली ने घर की तामीर के लिए कर्ज लिया था और कर्ज चुकाने से खातिर थे, जो खुदकशी का बाज़ बना। पुलिस की टीम मजीद तहकीकात कर रही है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहाते में चीते की मौजूदगी के कोई निशान नहीं मिले हैं। महकमे जंगलात ने इस सिलसिले में एक बयान जारी करके ये बात बताई। चीते को पकड़ने के लिए 10 कैमरे नस्ब करने वाले अहदेदारों ने कहा कि हवाई अड्डे के अहाते और इसके अतराफ में महकमे जंगलात के अहदेदारों को पिछले 20 दिनों से अलर्ट रखा गया था। 20 दिन कबल एयरपोर्ट के अहाते में लगाए गए सीसीटीवी फुटेज में एक चीते को एयरपोर्ट के अंदर जाते हुए देखा गया था। तहकीकात का आगाज करने के बाद सबसे पहले एयरपोर्ट मुलाजिमीन से पूछा गया, जिन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में चीता जैसा जानवर नजर आया, लेकिन बाद में इसकी नकल हरकत कहीं भी नजर नहीं आई। अहदेदारों ने चीते के दीगर जानवरों को मारने के वाकयात पर भी तहकीकात की तो पता चला कि इन जानवरों को कुत्तों ने मारा है। अहदेदारों ने कहा कि सीवट या जंगली बिल्ली हो सकती है। उन्होंने कहा कि अवाम इससे घबराए नहीं। उमूर दाखिला के वजीर ममलिकत जी किशन रेड्डी ने आज जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ तंजीम 9 तरमीमी बिल 2021 गौर ख़ौस और मंजूरी के लिए राज्यसभा में पेश किया। ये बिल उसी मामले पर है जो 2021 के ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। सदर जमहूरिया ने जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 में तरमीम के लिए पिछले महीने ऑर्डिनेंस जारी किया था। उधर अपोजिशन के रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने सरकार की इससे यकीन दहाने का जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा कैडर ठीक ढंग से काम कर रहा है तो सरकार उसे जम क्यों करना चाहती है। उन्होंने सरकारी तौर पर जोर दिया कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए और जितना जल्द हो सके इंतखाब कराए जाएं। बीजेपी के दुष्यंत गौतम ने कहा कि आइन की दफ़े 370 मनसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को पंचायत सतह पर अपने नुमाइंदों का इंतखाब करने की आज़ादी मिली है। जनाब गौतम ने कहा कि वहां दर्ज फहरिस्तातों के लोगों को रिजर्वेशन से महरूम रखा गया था, लेकिन अब दफ़े 370 खत्म होने के बाद उन्हें अपने हक मिल गए हैं।
उधर ऑल इंडिया अन्ना डीएमके की पार्टी के नवनीत कृष्णन ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के रवैये को देखते हुए बेहतर होगा कि जम्मू कश्मीर मरकज की बराह रास्त हुक्मरानी में रहे। Sri G. Kishan Reddy to move a motion for consideration of the Jammu Kashmir Reorganization Amendment Bill 2021. No, please. You should have. Honorable Chairman, sir. You have got every right. It's over now. You should have done it in the. इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।